आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी के हर रंग में स्वागत है। तो आज हम गुप्त युग गुप्तोत्तर युग पढ़ेंगे। पहले हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आया है सभी परीक्षा में उसको हम लोग विस्तार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पहले नोट्स देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे मित्र सहयोगी हैं या कोई स्टूडेंट हैं तो वो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग करेंगे, लेकिन पूरा कवर करेंगे घटना चक्र। पीछे का टॉपिक और हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, जो लोग नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आगे का हम लोग ऐसे एक एक टॉपिक करके करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी पहली महत्वता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाधीराज की उपाधि धारण की थी। महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने धारण की थी। ठीक है, गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी तिथि 319 है। ठीक, इतिहासकार विंसेंट स्थिम ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? तो विंसेंट स्मिथ ने दी थी। स्मिथ ने दी थी भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। किसको दिया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। एक क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन आता है। फिर है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 355 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ में समुद्रगुप्त के संधि विग्रही हरिशेर ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयागप्रस्थ कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। प्रयागप्रस्थ में क्या है? समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस प्रस्थ में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, वे हैं संधि विग्रहिक, खाडक पाकिक, कुमारत्मत्य तथा महादंड नायक। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ में जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। इस स्तंभ में क्या है? जहांगीर और बीरबल का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, फिर है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। इसका प्रमाण साची एवं वकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम क्या क्या हैं? देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपाधियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्रसिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक पश्चिमी भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने
5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। चंद्रगुप्त शकों को हराया था, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक उपाधि और क्या दिया गया है, शकारी। इन्होंने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चांदी का सिक्का किस उपलब्ध में चलाया था, इसी उपलब्ध में चलाया था, जिसको गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा गया। गुप्त काल में इसको क्या कहा गया, रुपयक या रूपक कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी फरहान ने की थी। इनके नवरत्नों के प्रसिद्ध सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरि थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वराहमिहिर, चौथे कोशिकार डिक्शनरी निर्माणकर्ता अमर सिंह, पांचवें वस्तुकार शंकु तथा छठवें रत्नपति ज्योतिषी ऋषभ थे। इसी प्रकार सातवें विद्वान व्याकरण वररुचि, आठवें जादूगर बेताभट्ट तथा नौवें रत्न घड़क परम महान कूटनीतिज्ञ थे। इसका भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। फिर कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय लगभग 1415 से 1455 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था। कुमारगुप्त किससे उत्पन्न हुआ था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बड़ी पत्नी ध्रुवा देवी से उत्पन्न हुआ था। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसकी संख्या लगभग 18 है। जिसकी संख्या कितना है, लगभग 18 है। ऐसा तो नहीं कि देखने में दिक्कत होगी, दिख तो रहा है सब साफ ना। थोड़ा संसाधन की कमी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। धीरे से संसाधन हम एकत्रित कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को कोई बनावटी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अभी वीडियो के लिए मेरे पास सारे सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ा आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। हम धीरे से सारी सुविधा कर लेंगे। अभी बस ऐसे ही किसी दिन हम दिखाएंगे कैसे हम वीडियो बनाते हैं, बड़ा मुश्किल काम रहता है। चलिए देखते हैं आगे। फिर है बिलसद अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम युग गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बंगाल के 3 स्थलों से कुमारगुप्त कालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये है धनदेह ताम्रपत्र, दमादोर पुत्र ताम्रपत्र तथा बैग्राम ताम्रपत्र। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राओं पर उनकी उपाधियों महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती है। फिर स्कंदगुप्त क्रमादित्य लगभग 455 से 447 ईस्वी के स्वर्ण सिक्कों को मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ध्वज तथा उसकी उपाधि विक्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्पित और हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त की युद्ध का वर्णन मिलता है। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण तोरण भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरोड नामक स्थान से वारा प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन विष्णु उसके साथ शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिर कुल हुड़ शासक तोरमाड़ का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री हुएंसांग तथा मदशोर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालिदित्य तत्पश्चात मालो व नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से परास्त किया गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एवं प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका और जावा सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह
बंदरगाह भृगु कच्छ भड़ोस था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ताम्र लिपि आधुनिक भारतीय बंगाल के मिदनापुर जिले के तालुक नामक स्थान को कहते थे, जो कोलकाता के लगभग 33 मील दक्षिण पश्चिम में रूपनारायण नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व है। यह संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थीं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ताम्रलिपि भिंगकच्छ, अड़मेड़, कावेरी पत्तन, मुजरी प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेकिरिम आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की परम परिणति चरक एवं सुषुप्त में मिलती है। चरण एवं सुषुप्त में मिलती है। ठीक है। गुप्तकालीन सुषुप्त संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्य कुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। धनवंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। आयुर्वेद शासन के प्रकरण में पंडित थे। चरक एवं सुषुप्त के आयुर्वेदिक विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धार्थ शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। सिद्धार्थ शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, बताइए। चलिए बताइएगा। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्योय और द्वैक्रम ज्योय के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं सदी ईस्वी में ब्रह्मगुप्त तथा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। ये हैं गरुड़, धनुर्धारी, परुष, अश्वमेघ, व्याघ्रहनन तथा बीड़ावादन प्रकार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। स्वर्ण मुद्रा को क्या गुप्त काल में कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फ्राहन के अनुसार लोग दैनिक के कर विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों से सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों को सबसे अधिक प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के सॉरी माफ़ करना, थोड़ा सा भाई संसाधन की कमी है हमारे पास। ब्रह्मण सातवा एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा के शब्दों का रूप दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया है। गुप्त प्रशासक का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। प्रशंसेन प्रथम 275 से 235 ईस्वी वाकाटक वंश था एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक परशुसेन प्रथम के 4 अश्वमेघ युगों का संपादन किया। इसके साथ ही इसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक परशुसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। इन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उसके मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही
सुबर्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचना किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति चिंतामणि से हुआ है। इसके संवर्धन से के लिए बंगाल के नवद्वीप नैयायिक वायुदेव सार्वभौम द्वितीधिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जगवाड़ी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, उधार लेकर घी पियो, क्योंकि यह देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। ये किसमें कहा गया? जब तक जीवित रहें, सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए। ये किसमें कहा गया है? चार्वाक दर्शन जड़ावड़ी या भौतिकवादी विचारधारा का है। ये क्वेश्चन आया है, कई बार पूछा गया है। न्याय दर्शन का गौतम ने किया, जिसे अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ या निर्माण होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों का तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। गौतम कृत न्याय सूत्र है, ठीक है। फिर है कर्म सिद्धांत मीमांसा। कर्म सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, क्रम मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? जैमिनी ने किया था। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भव आचार्य कुमारिक भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जिन्होंने अपने प्रमुख तत्वों में बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला को माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तरी मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैदेशिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड्यंत्र के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैदेशिक मीमांसा और वेदांत षड्यंत्र आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनकी प्रेरणा कर्मशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कराल, जैमिनी तथा वादरायण थे, जबकि लोकायत और कापलिक भारतीय षट् दर्शन के भाग नहीं हैं। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रश्नत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर इनके कई उपसमुदाय एवं उनके प्रवर्तक, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्ट द्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ग के 3 मूल वंशों के अन्य 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी सर्वान में प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी, इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसके मच्छेक शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण के पश्चिम भारत की रक्षा की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतवंती ने की थी। उसने मानखेत को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्याकश महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवंश एक का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय उसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद III उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौटे थे। मौखिर गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखिर वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई है। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा एवं ग्रह वर्मा थे।
हर्ष के समय की विस्तार सूचना उसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हरिश्चरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ की कृति राजतरंगिणी में भी मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों ही एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर के कन्नौज स्थापित की थी ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों के महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आर्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमिकों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग से संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुए थे। ह्वेनसांग कौन से समारोह में उपस्थित हुए थे? तो छठे समारोह में उपस्थित हुए थे। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिम सीमा नर्मदा नदी तक पहुंचाई गई। इधर पुलकेशिन सेकंड भी उत्तर की ओर से राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभावी हो गया। फलतः नर्मदा नदी के तट पे दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को पराजित कर दिया। पुलकेशिन सेकंड को एलोर परिस्थिति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। औरंगाबाद बिहार के अधिकारी के वेबसाइट पर बाणभट्ट का जन्म औरंगाबाद जिले वर्तमान बिहार के रेणावादी नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा पर्वत के समीप पीरू गांव में हुआ था। कुछ अन्य वेबसाइटों पर इसका जन्म छपरा जिला दिखाया जाता है। इसके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 619 में प्रस्थान किया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसमें सियुकी कहा जाता है। इसने भीन माल की यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित नहीं है। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध के लिए अग्नि, जल, विष आदि का द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों घाटों एक मिनट सॉरी रुक जाइएगा। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों घाटों बिक्री वस्तुओं आदि पर कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशित शासक ताई शुक का समकालीन था तथा इसी के राज्य का नागरिक था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा अनुभवों को पुस्तक ए रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन में एक संकलित किया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नर्मदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि बनारस रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग बताता था कि थानेश्वर की प्रसिद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापारी ही था। बाढ़ ने थानेश्वर नागरिक को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षक का केंद्र बन गया। इसे महोदया श्री कन्नौज को आदि नामों से भी अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोण संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं 9वीं सदी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। चीनी यात्री इल्तुतमिश ने 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहभागियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा के पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया और दक्षिण के समुद्री मार्ग से होता हुआ भारत आया। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ चीन वापस लौट गया। प्राचीन काल चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इनतू तथा थियानतू नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 783 से 820 ईस्वी द्वारा की गई थी। शंकराचार्य को
शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य तथा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी कर्नाटक में है, दक्षिण में द्वारिकापुरी गुजरात में है, पश्चिम में पुरी उड़ीसा पूर्व में है तथा ज्योतिमठ उत्तराखंड उत्तर में है। चार धाम में बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, पुरी तथा रामेश्वर आते हैं, जबकि छोटा चार धाम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इस डिटेल में। अब हम लोग का इधर है क्वेश्चन आंसर, है ना। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग दूसरे एक टॉपिक बना के देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका डिटेल इसमें देख लेते हैं, अगले टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर जो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं कि संसाधन की भाई कमी है थोड़ी सी, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, तब धीरे से सारी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन चीज़ें मतलब आपकी पढ़ाई के लिए, जैसा कि कोई मिलावटी नहीं है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप लोग बस ऐसे बने रहिए, सहयोग कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक इसी का सॉल्व। तो बाय बाय तब तक के लिए।